जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के ऊपर डिस्कशन किया। उसी को हम पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद हमारा एक जो टॉपिक है, मुख्य विषय होगा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति की शुरुआत, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंच सोसाइटी में दो सब टॉपिक्स हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने का संघर्ष, एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड इनटू द प्रिविलेजेस, उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से 3 स्टेट्स में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और जो टैक्स देने वाले स्टेट था वो थर्ड स्टेट था, जिसमें आम लोग आते थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन। तो ये सभी लोग आते थे जो टैक्स देते थे, यानी कि लेबर क्लास से लेकर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, सभी लोग इसमें थे। तो इन लोगों को ही टैक्स देना होता था। तो अब हम जाने कि जीने का संघर्ष क्यों हुआ। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अब जिस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी, उसी तरह से फूड डिमांड भी बढ़ेगी, खाने की ज़रूरतें बढ़ेंगी, लोगों को काम की ज़रूरत होगी। दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इससे अनाज के मांग में काफ़ी तेज़ी आई, जो उसकी डिमांड थी वो बहुत तेज़ हो गई। लोग अनाज की डिमांड करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांग करने लगे अनाज की। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अनाज के मांग की तुलना में उसका उत्पादन नहीं बढ़ पाया, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन उतना ही रहा और लोग अब ज़्यादा हो गए, खाने वाले लोग ज़्यादा थे, ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी। तो ऐसी कंडीशन में ही इस तरह की परिस्थिति होती है जब कई बार क्रांतियाँ हो जाती हैं। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। इसलिए पाव रोटी की कीमत, तो उस समय वहाँ के लोगों का एक, हम कहें कि मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, तो उसकी कीमत जो थी वो तेज़ी से बढ़ गई, जो कि लोगों का मुख्य भोजन था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। तो जैसा हमें पता है, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज ए लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर्स फिक्स्ड देयर वेजेस। तो अधिकतर लोग कामगारों की तरह फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप में काम करते थे, जिनके वेजेस मेहनताना फिक्स थे, मजदूरी फिक्स थी पहले से। तो मजदूरी उनकी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ चुकी थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच, जो पुअर और रिच के बीच में है, वाइडेंड। सो द गैप बिटवीन, यहाँ पर जो वाइड एंड की जगह ये वाइडेंड है, कि उनके बीच की जो खाई थी वो बढ़ चुकी थी, उनके बीच की जो दूरी थी वो बढ़ गई थी, गरीब और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। बैड हार्वेस्ट लीड टू स्कार्सिटी, और जो खराब फसल है उसके कारण से भी वहाँ पर भूखमरी जैसी कंडीशन आ गई। वीकर बॉडीज लेड टू डिजीज़ एपिडेमिक्स। कमज़ोर वर्गों में महामारी ऐसी स्थिति आ गई थी, जो कमज़ोर लोग थे या कमज़ोर वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, वहाँ पर ऐसी कंडीशन हो गई जैसे महामारी वहाँ पर आ गई हो, लोग भूखों मर रहे थे। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया। तो ये था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ सकते हैं जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस के ऊपर पूछे जाएंगे। व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस अंडर द ओल्ड रिजीम। तो जो वहाँ पर शासन था उसमें
क्या कारण थे कि जीवन के निर्वाह का संकट आ गया, क्यों जीवन निर्वाह का संकट वहाँ पर आया, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एन एंड टू प्रिविलेजेस। उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता था। तो अधिकतर पहले लोग पीजेंट्स होते थे, किसान थे, और एक तरफ जो किंग थे और नोबल्स थे, चर्च थे, तो अमीर और गरीब हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे एक नया ग्रुप जो था, एक नया क्लास, सोशल क्लास जो थी, वो भी उभर रही थी, जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। तो ये ऐसे लोग थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे और ये व्यापार, बिजनेस, इस तरह के कई सारे काम करते थे। 18th century who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as wool and silk। इन्होंने फैलते समुद्र व्यापार, एक तो जो समुद्रों में पहले व्यापार होता था और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का व्यापार होता था, उसमें के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। तो इस तरह के व्यापार करने लगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, वूल एंड सिल्क की। तो इन सारे तरीक़ों से इन्होंने संपत्ति अर्जित की, पैसा कमाया। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स थे और मर्चेंट्स थे, इनके अलावा थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। तीसरे स्टेट में इन सौदागर एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो इसमें वकील भी थे, जो प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे वो भी थे, जो कि थर्ड स्टेट में ही आते थे। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज्ड बाय बर्थ का मतलब है कि जन्म के साथ ही उनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि जो कुलीन लोग थे, नोबल्स थे, उनको राजा, सम्राट, नोबल्स, उनको पहले से ही, या चर्च में जो लोग थे उनको विशेष अधिकार शुरू से ही मिल जाते थे, उनके पास वो अधिकार रहते थे। तो ये उसके अगेंस्ट थे कि वो कहते थे कि किसी के पास इस तरह के विशेष अधिकार जो है वो नहीं होने चाहिए, जो कि गलत था उस सोसाइटी में। और रादर ए पर्सनस सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और वो इस बात की वकालत करते थे कि लोगों की योग्यता के आधार पर उसको ओहदा दिया जाए, उसको अधिकार दिए जाएं। तो हमें ये समझ में आया कि इस ग्रुप के जो लोग थे वो आवाज़ उठा रहे थे प्रिविलेजेस के खिलाफ। जो लोगों को विशेषाधिकार मिले थे, उनके जो राइट्स, जो उनको ज़्यादा अधिकार थे, जैसे कि किंग के पास, नोबल्स के पास, तो उन सब के खिलाफ वो लोग आवाज़ उठा रहे थे। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Rousseau। तो ये जो स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये कल्पना जॉन रूसो और जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। तो उस समय ये कई सारे फिलोसफर्स थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने इस तरह की व्याख्याएं लोगों के सामने प्रस्तुत की और लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला। और उस समय की कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको इन दार्शनिकों ने लोगों को बताया, उजागर किया, अधिकारों की बात की, सरकार के ऊपर लेख लिखे, स्वतंत्रता, समानता, इन सब के बारे में उन्होंने चर्चाएं की, लेख लिखे कई सारे। तो ये जो बुक थी जॉन लॉक की, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, उनकी बुक थी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट
उसमें उन्होंने लिखा है, रेफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। अपनी पुस्तक में जॉन लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। अर्थात वो चाहते थे कि राजा के पास इस तरह के जो दैवी अधिकार होते हैं कि उसको लोग मानते हैं कि वो जो कर रहा है वो सही है, और निरंकुश अधिकार, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। जैसा कि हमने देखा कि नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट के लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। जो स्टेट वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, स्टेट जनरल, वहाँ पर थर्ड स्टेट के लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे। तो इस तरह के जो उनके पास राइट्स थे उनके अगेंस्ट थे ये लोग, उनके जो निरंकुश अधिकार थे उसके अगेंस्ट थे। रूसोज फेमस वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उनकी एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिलीव्ड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रूसो ने अपनी पुस्तक में जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच संबंध पर बनी हो, जनता के द्वारा इस तरह की सरकार चुनी जाए। और अपनी पुस्तक इन स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने बताया है, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड ए डिवीज़न ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो मॉन्टेस्क्यू, जो कि खुद ही एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में लिखा है कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन के जो सत्ता का विभाजन है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होना चाहिए। तो इसे सुधार लें, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सत्ता का विभाजन होना चाहिए, जिससे कि वो सभी उस गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर सकें। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर काम करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और जिससे कि बैलेंस बना रहता है। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। तो अमेरिकी संविधान जो था, फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें ली गई जो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी थी, तो अमेरिका के संविधान में लोगों को इंडिविजुअल राइट दिए गए थे, व्यक्तिगत अधिकार दिए गए थे, जो कि इनके लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, एक सोर्स था इनके लिए, जिससे ये लोग भी अपने देश फ्रांस में इस तरह के काम कर सकें और एक ऐसा संविधान बने जिसमें लोगों के पास राइट्स हों, इंडिविजुअल राइट्स हों। आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन्स एंड कॉफ़ी हाउसेस। तो जो दार्शनिक थे, इनके जो विचार थे उनको सैलून और की गोष्ठियों में और गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी, जैसे कि कॉफ़ी हाउस में, सैलून में लोग आमतौर पर इस तरह की बातों पर बहस करते रहते थे, यानी कि इनके जो विचार थे उनके ऊपर चर्चाएं होने लगी थी। द आइडियाज़ ऑफ द फिलोसफर्स स्प्रेड अमोंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। दार्शनिकों के विचार लोगों तक पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से पहुंचने लगे थे। तो बुक्स जो इनकी लिखी गई थी, इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी छपते थे इनके लेख, तो उसके द्वारा लोगों को इनके बारे में पता लगने लगा, इनके विचारों के बारे में पता लगने लगा। तो एक प्रकार से ये हम कहें कि एक नींव बन रही थी जो कि आंदोलन की शुरुआत से पहले तैयार की जा रही थी, और धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आने लगी, लोग जानने लगे। तो और यही वो समय था जब फ्रांस के सम्राट ने टैक्स बढ़ाए थे। तो जब ही लोगों को ये न्यूज़ मिली दैट द लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। तो जब लोगों को न्यूज़ मिली कि ये अपने खर्चों के लिए लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने वाले हैं, तो लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया, लोग उसके अगेंस्ट हो गए। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of state
जनरल टू पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो उससे पहले हम जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस पर चर्चा कर लें। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति की शुरुआत, उसके बाद हम उस घटना पर जाएंगे। तो क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई? In France of the old regime, the monarch did not have the power of impose taxes according to his will alone. प्राचीन जो सरकार थी फ्रांस की, सम्राट अपनी मर्जी से, यहाँ सुधार लें, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, इसको सुधार लें। तो फ्रांस की जो प्राचीन सरकार थी उसमें सम्राट के पास ये शक्ति नहीं थी कि वो अपने मर्जी से कोई भी टैक्स लगा सकता था। तो वो अपनी मर्जी से कोई भी कर नहीं लगा सकता था। He had to call a meeting of the State General which would then pass the proposals for new taxes. इसके लिए उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी जहाँ पर यह मंजूरी लेनी होती थी। तो ये एक जो स्टेट जनरल था वहाँ पर थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट सभी के मेंबर्स होते थे और वहीं पर इस तरह की मीटिंग में ही सारे डिसीजंस लिए जाते थे। The State General was a political body to which the three states sent their representatives. ये एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों ही स्टेट अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा करते थे और जो किंग था वो अकेले इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. लेकिन जो वहाँ का शासक था उसके पास ये अधिकार था कि वो अपनी मर्जी से मीटिंग को बुला सकता था कि कब मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। तो जो लास्ट मीटिंग इसकी हुई थी स्टेट जनरल की वो 1614 में हुई थी। तो उसके ऊपर ही होता था कि वो अपनी मर्जी से कब मीटिंग बुलाए। तो कितने समय पहले मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। तो अब इसके बाद हम आगे घटना पर बढ़ते हैं कि क्या घटना हुई और क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई, क्या क्या रीज़न रहे। ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तो जैसा हमें पता है कि वो टैक्स बढ़ाना चाहता था, जो कि हमने देखा कि कई सारे जो उसकी ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी, लड़ाइयाँ लड़के जो युद्ध चलते रहे उसके अमेरिका को सपोर्ट किया, इस कारण से अब वो टैक्स बढ़ाकर अपने खर्चों को पूरा करना चाहता था। तो इसीलिए उसने एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की जिसमें तीनों ही जो स्टेट्स थे उसके मेंबर्स आए, 3 स्टेट के मेंबर्स आए। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes. फ्रांसीसी सम्राट ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई। The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while 600 members of the third state हैड टू स्टैंड एट द बैक। इस बैठक में पहले तथा दूसरे स्टेट ने अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, पहले के भी 300 और दूसरे के भी 300, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इनका अपमान किया जा रहा था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको पीछे खड़ा किया गया और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बिठाया गया। The third state was represented by its more prosperous and educated members. तो थर्ड स्टेट जो था उसमें अधिकतर पढ़े लिखे लोग थे, संपन्न परिवारों के कुछ लोग थे। जैसा कि हमने देखा कि थर्ड स्टेट में कई तरह के लोग हुआ करते थे, बिजनेस पर्सन्स भी थे, व्यापारी लोग थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सभी थर्ड स्टेट में आते थे। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो इसी तरह के लोग थे, संपन्न और पढ़े लिखे लोग। Voting in the State General in the past was to be conducted on the principle of each state having one vote. तो इससे पहले जो वहाँ पर वोटिंग का नियम था, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी कि हर जो स्टेट है उसको एक वोट डालने का अधिकार है।
यानी कि 300 फर्स्ट में 300 सेकंड में जो मेंबर्स गए थे उस सबके पास एक एक वोट का राइट था, और इसी तरह से जो थर्ड स्टेट थी उसके पास भी एक वोट था। इसका मतलब तीनों के पास ही एक वोट था, एक एक वोट अपने अपने पास था। The members of the third state demanded that voting now be conducted on the democratic principles of one member one vote। लेकिन इससे पहले तक मेंबर्स के पास वोट डालने का अधिकार नहीं था कि हर मेंबर को वोट डालने का अधिकार हो। वो उनके ग्रुप जो हम कहें कि जो स्टेट था उसका एक अधिकार था कि उसके पास एक वोट हुआ करता था। तो वहाँ के जो मेंबर्स थे वो चाहते थे थर्ड स्टेट के कि सभी मेंबर्स को वोट डालने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा भी थे। हम देखें कि वहाँ मेजॉरिटी में वही लोग थे, तो वो चाहते थे कि मतदान कराने की मांग की जाए, जिससे कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार मिले, और यही डेमोक्रेसी में होता है। तो इस तरह की उन्होंने आवाज़ उठाई कि लोकतंत्र में सभी को एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनके 300 लोग थे, फिर भी उनके पास एक वोट था, और यहाँ पर 600 लोग हैं और इनके पास भी सिर्फ एक ही वोट है। तो इसीलिए इन्होंने इस तरह की डिमांड उठाई। When king rejected disposal, members of the third state walked out of the assembly in protest। लेकिन किंग ने उनकी जो डिमांड्स थी उसको मना कर दिया, तो ये लोग वहाँ से बाहर निकल आए असेंबली से और उसके विरोध करने लगे। तो इस तरह से एक घटनाक्रम हुआ। They regarded themselves as a spokesman for the whole French nation। They declared themselves as नेशनल असेंबली। तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राज का प्रवक्ता मानते थे। वो कहते थे कि हम इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने खुद को एक नेशनल असेंबली बना दिया है, और they swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। उन्होंने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो उन्होंने एक असेंबली बना ली और फ्रांस की शक्तियों को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें फ्रांस के सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया जाए। जैसे कि उसके पास पावर थी, उसने इनकी डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह की जो उसके पास पावर्स थी उसको कम किया जाए, और वो जो डिसीजन ले वो सभी के सहमति से लिए जाएं। तो इस तरह की डिमांड के लिए उन्होंने आंदोलन किया और नेशनल असेंबली बनाई। दे वर लेड बाय मिराबे एंड अबेसिये। तो इनका जो नेतृत्व कर रहे थे उसमें कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि मिराबे और अबेसिये, जो कि संपन्न वर्गों के लोग थे। मिराबे वाज बोर्न इन नोबल फैमिली बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोशल ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। जो मिराबे था वो एक अच्छे संपन्न वर्ग का व्यक्ति था, एक हम कहें कि कुलीन परिवार में जन्मा था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। वो चाहता था कि जो विशेषाधिकार है, प्रिविलेज्ड हैं, वो ख़त्म कर दिए जाएं। तो इस तरह के लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया। इस जो एक क्रांति की शुरुआत हुई उसके अग्रणी बने, इन्होंने शुरुआत की, और इसके बाद फिर क्रांति जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्रांति की शुरुआत हो गई, जिसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से फिर क्रांति हुई, क्या क्या घटना हुई। धन्यवाद।